जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज वर्ल्ड हिस्ट्री का में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये है महाद्वीपीय व्यवस्था पे। नोट्स है, इस नोट्स को हम रिवीजन करने के पर्पज से यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये नोट्स है अखिल मूर्ति सर के द्वारा, क्लास पेड बैच का ये नोट्स है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि क्या है, क्यों लागू की गई थी, फिर इसमें देखेंगे असफलता के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, फिर नेपोलियन के पतन में क्या ये सहायक हुई, इसके बारे में देखते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था में अर्थ क्या था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध यूरोप में आर्थिक नाकेबंदी की, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में जाना जाता है। क्या? आर्थिक नाकेबंदी की, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में जाना जाता है। इसका उद्देश्य इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर कर राजनीतिक दृष्टि से अधीन करना था। उत्तरदायी कारण क्यों लागू किया? नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत यूरोप के अनेक देशों में विजय अर्जित की, किंतु वो इंग्लैंड के सीधे संघर्ष में पराजित नहीं कर सका था। अतः उसने इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति पर चोट कर उसे सैनिक दृष्टि से पराजित करने के बारे में सोचा। अब देखिए उत्तरदायी कारण क्या था और क्यों लागू हुई थी महाद्वीपीय व्यवस्था, एक बार और अच्छे समझते हैं। नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत यूरोप के अनेक देशों में विजय तो अर्जित किया, किंतु वो इंग्लैंड के सीधे संघर्ष जब हुआ था तो उसमें वो पराजित नहीं कर सका था। किसको? तो इंग्लैंड से जब संघर्ष हुआ था तो इंग्लैंड को सीधा पराजित उसने नहीं कर सका था। अतः उसने क्या किया कि इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति पर चोट कर उसे सैनिक दृष्टि से पराजित करने के बारे में सोचा। मतलब आर्थिक शक्ति पे हम चोट करने का ऐसा सोच था। नेपोलियन का विचार था कि यूरोपीय देशों से इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध समाप्त कर देने से इंग्लैंड के उद्योगों का बाजार सीमित हो जाएगा। वस्तुओं की मांग। अब देखिए इसने क्या किया कि जो इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध अगर उसे समाप्त करना है, और किससे? तो यूरोपीय देशों से उसका इंग्लैंड का व्यापार चलता था। तो इसने सोचा कि मैं इसे समाप्त करता हूँ। अगर समाप्त कर दूंगा तो इससे इंग्लैंड के जो उद्योगों का बाजार है वो सीमित हो जाएगा। वस्तुओं की मांग जो है वो कम होने से वहाँ कल कारखाने बंद होने लगेंगे, फलतः बेरोजगारी बढ़ेगी व लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। इससे मंदी की स्थिति पैदा होगी, जन कठिनाइयां बढ़ेगी, जनता विद्रोह करेगी और ब्रिटिश सरकार को नेपोलियन के साथ समझौता के लिए बाध्य करेगी। इससे फ्रांस में नेपोलियन की शक्ति व सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु यह व्यवस्था सफल नहीं हुई। मतलब इसने जो एक चाल बिछाया था ना, ये कह सकते हैं अगर अच्छे से समझे कि इसका एक यही पर्पस था कि भाई सीधे तो मतलब जैसे कोई जब सीधे किसी युद्ध में उसको पराजित नहीं कर सकता है तो फिर कहीं ना उसको मतलब जो जिसने जैसे मान लीजिए दो राजा हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। दो राजा हैं। अब फर्स्ट राजा है, ये सेकंड राजा है, ठीक है। अब फर्स्ट राजा ने सेकंड राजा को सीधे नहीं इनको पराजित कर पाए, तो सीधे तो ये हार गए भाई, नहीं पराजित कर पाए, खुद हार गए। तो कहीं ना कहीं ये इनकी कमजोर जो नस्ल होगी ना, जहाँ पे ये वार करें तो जैसे इनका पूरा शासन हिल जाए, ठीक है, ऐसे नस पकड़ेंगे। तो यही काम नेपोलियन ने किया था कि भाई नेपोलियन ने ये सोचा, समझिए ये नेपोलियन है, ठीक है, और ये ब्रिटिश सरकार था इंग्लैंड का। तो इसने ये क्या किया कि भाई ऐसा वार करूं जैसे कि जो राजा है ना वो खुद हमारे पास आए, समझौता करें। तो उसमें इसने क्या किया, आर्थिक शक्ति पर ही चोट पहुंचाई, ठीक है। लेकिन ये जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, अब महाद्वीपीय व्यवस्था में यही था कि भाई व्यापार ही रोक देगा, व्यापार रोकने से क्या क्या दिक्कतें होंगी वो भी हमने देखा। लेकिन यह व्यवस्था इसकी सफल नहीं हुई। असफलता के कारण क्या थे? नेपोलियन ने अन्य यूरोपीय देशों का इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध समाप्त कर इंग्लैंड के व्यापार को सीमित करने का प्रयास किया,
किंतु इन यूरोपीय देशों की व्यापारिक मांग को पूरा करने में फ्रांस की उत्पादन प्रणाली सक्षम नहीं थी। ठीक है, उसने सोचा कि भाई इंग्लैंड से रोक देंगे और फ्रांस वहां पे व्यापार करेगा, लेकिन क्या हुआ कि इन यूरोपीय देशों की जो व्यापारिक मांग थी ना, उसको पूरा करने में फ्रांस की उत्पादन प्रणाली सक्षम नहीं थी। अतः यूरोपीय देशों के अंदर नेपोलियन के नीति के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। मतलब जो यूरोपीय देश थे, फ्रांस की नौसेना क्षमता बहुत सक्षम नहीं थी, अतः इंग्लैंड के समुद्री व्यापार को नियंत्रित कर पाने में नेपोलियन सफल नहीं हो पाया। वस्तुतः यूरोपीय देशों द्वारा किए जा रहे चोरी छुपे व्यापार को रोकने में नेपोलियन विफल रहा। मतलब नेपोलियन तो मना कर दिया था, लेकिन चोरी छुपे भी व्यापार होता रहा। ठीक है, और उसे रोकने में यह विफल हो गया। नेपोलियन की जो नीति थी, नेपोलियन की नीति में एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ नेपोलियन ने जहां अन्य यूरोपीय देशों को इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए बाध्य किया, वहीं दूसरी तरफ स्वयं इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा। उसने अनाजों का व्यापार किया। मतलब यूरोपीय देशों को तो बोल दिया कि व्यापार मत करना, लेकिन खुद क्या किया, व्यापार जारी रखा। तो कहीं ना कहीं जब ये बात यूरोपीय देशों को पता चली, तो यहाँ पे फिर वही विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न हुई कि भाई हमें तो तुम रोक रहे हो और खुद जाके व्यापार कर रहे हो, तुम तो लाभ कमा रहे हो ना, लेकिन हमें रोक रहे हो। तो जो यूरोपीय देश थे, उनके मन में फिर एक विरोधाभास वाली स्थिति हुई और चोरी छुपे उन्होंने व्यापार भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण ये बहुत कोशिश किया बट उसको रोक नहीं पाया, नेपोलियन विफल हो गया। फ्रांस, अब देखिए, वह फ्रांस की सैन्य आवश्यकता जैसे वस्त्र, जूते आदि की आपूर्ति इंग्लैंड से सुनिश्चित करता रहा। अब ये देखिए, अनाजों का व्यापार तो किया ही, साथ में जूते कपड़े आदि का भी। अतः अन्य यूरोपीय देश नेपोलियन की इस नीति से असंतुष्ट थे। भाई कोई भी असंतुष्ट रहेगा, हमें रोक रहे हो और खुद जा रहे हो। ठीक है, मतलब यूरोपीय देश को रोक रहे हो कि तुम व्यापार मत करो और खुद सटे जा रहे हो, कभी अनाज का व्यापार, कभी कुछ का व्यापार। ठीक, तो उनके मन में असंतुष्टि की भावना थी, किनके, तो यूरोपीय देशों के। नेपोलियन के इंग्लैंड के उपनिवेश विश्व भर में फैले हुए थे। जो नेपोलियन के इंग्लैंड के उपनिवेश विश्व भर में फैले हुए थे, जो उसे आर्थिक व्यापारिक लाभ प्रदान कर रहे थे। दरअसल इंग्लैंड का व्यापार अमेरिका एवं एशियाई देशों के साथ विकसित व्यवस्था में था, इसलिए नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का वह दुष्प्रभाव इंग्लैंड पर नहीं पड़ा। ठीक है, जैसा नेपोलियन ने सोचा था, इस तरह नेपोलियन की यह अदूरदर्शिता प्रमाणित होती है, क्योंकि वह इंग्लैंड को मात्र यूरोप तक ही सीमित देख रहा था। मतलब उसने सिर्फ यूरोप तक ही सीमित देख रखा था, लेकिन यहाँ पे वो विफल हो गया। परिणाम इसका क्या हुआ, तो इसका हम परिणाम देख लेते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था से फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों में आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। फलतः नेपोलियन का विरोध बढ़ा। इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में यूरोपीय राज्यों के साथ नेपोलियन का टकराव बढ़ा। इसी क्रम में नेपोलियन को स्पेन के साथ लंबे संघर्ष उलझना पड़ा। किसके साथ, तो स्पेन के साथ लंबे संघर्ष में उलझना पड़ा, जहां उसकी पराजय भी हुई, साथ ही उसे रूस का अभियान भी करना पड़ा, जो विफल रहा। अतः इन अभियानों की विफलता ने नेपोलियन के साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या कर दिया, तो प्रशस्त कर दिया। यहाँ से हम देखेंगे स्पेन के साथ संघर्ष क्यों हुआ था। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने उसे एक साथ अनेक युद्धों में उलझा दिया। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। 1808 में उसने पुर्तगाल के विरुद्ध अभियान कर उसे पराजित किया, क्योंकि पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था।
और महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए पुर्तगाल के समुद्री तट पर नियंत्रण लगाना जरूरी था। अतः नेपोलियन ने पुर्तगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। इसी क्रम में नेपोलियन की सेना को स्पेन में घुसने का मौका मिला। फिर नेपोलियन ने वहां के शासक को गद्दी से हटाकर अपने भाई जोसेफ को स्पेन का शासक बनाया। इससे स्पेन की जनता अपमानित हुई और उसकी राष्ट्रवादी भावना जो है ना वो उग्र हो गई। अतः उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीयता का शत्रु बन गया। भाई तुम घुसे और खुद क्या किया इसने, भाई पहले तो घुसा उस देश में स्पेन में, फिर वहां के शासक को हटा के अपने भाई को शासक बना दिया। तो एक राष्ट्रीय भावना पे चोट पहुंची ना, तो वहां पे जैसे लोगों के मन में एक राष्ट्रवादी भावना उग्र हुई, अतः उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीयता का शत्रु बन गया। इसी क्रम में स्पेन वासियों ने गुरिल्ला युद्ध मतलब छापामार युद्ध के माध्यम से संघर्ष कर फ्रांसीसी सेना को क्या किया तो पराजित कर दिया। जोसेफ को भागना पड़ा। नेपोलियन ने पुनः हस्तक्षेप कर स्पेन में हो रहे विद्रोह को दबाया, किंतु नेपोलियन के वापस जाते ही स्पेन वासियों ने पुनः फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित किया। इसी क्रम में पुर्तगाल में भी फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध विद्रोह होने लगा। कहाँ पे? पुर्तगाल में। अतः स्पेन व पुर्तगाल दोनों की ही जगह फ्रांसीसी सेना जो है वो असफल होने लगी। इसी क्रम में जब स्पेन ने फ्रांसीसी सेना को बेलन के युद्ध में पराजित कर उसके नियंत्रण से मुक्ति पाई, तो नेपोलियन की अपारजयता का अवधारणा समाप्त हो गई। स्पेन की सफलता से प्रेरित होकर अन्य यूरोपीय देश एकजुट हुए। नेपोलियन का युद्ध में पराजित किया गया। भाई देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि जब किसी का बहुत ज़्यादा एक होता है कि बहुत ज़्यादा जब किसी का शासन चलने लगता है बहुत, तो वो इंसान अगर कुछ गलत करने लगे ना, तो अगर एक उसका विरोध कर रहा है तो उसको देखते हुए ना और भी जो लोग होते हैं ना उसका विरोध करते हैं। यही हाल हुआ नेपोलियन के साथ। जब स्पेन ने, ठीक है, और स्पेन और किसने, पुर्तगाल ने इनका विरोध किया, इनको पराजित किया, ये उसके युद्ध में असफल हुई फ्रांसीसी सेना, तो कहीं ना कहीं अन्य यूरोपीय देश भी एकजुट हुए, वह नेपोलियन को युद्ध में पराजित किए। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के नासूर ने मेरा पतन कर दिया। मतलब स्पेन के नासूर, एक बोलते हैं ना एक नासूर इंसान को घाव बना देता है, ठीक है, तो इसने वही सोचा कि स्पेन के एक नासूर ने मेरा पतन कर दिया। दरअसल स्पेन के साथ फ्रांसीसी सेना के संघर्ष ने स्पेन में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की व इससे फ्रांसीसी सेना पराजित हुई। अतः नेपोलियन तथा फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इसी क्रम में प्रशा रूस स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। वह 1813 में नेपोलियन को पराजित किया। फलस्वरूप नेपोलियन व उसके साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो गया। अब हम देखेंगे कि नेपोलियन के पतन के कारण युद्ध दर्शन, रणनीतिक भूल, नौसैनिक कमजोरी, महाद्वीपीय व्यवस्था, स्पेन के साथ संघर्ष, ठीक, तो इसमें भी 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो ताकि बोर ना हो इंसान। 10-15 मिनट की वीडियो ही रहेगी। तो इसको भी हम नेक्स्ट, नेपोलियन के जो पतन के कारण इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।